गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजेंद्र प्रसाद अपने यूट्यूब चैनल अर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर में स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी भूगोल की जो पुस्तक है भौतिक भूगोल की मूल सिद्धांत, उसके अंतर्गत एक अध्याय है वायुमंडल में जल। उसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। वो कौन कौन अवस्थाएं हैं? गैस, द्रव तथा ठोस रूप में। तो गैस के रूप में जलवाष्प, द्रव के रूप में जल और ठोस के रूप में बर्फ या हिम। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से, कहाँ से? जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों से वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होता है। ये 2 क्षेत्र हैं जहाँ से वायुमंडल में आर्द्रता जाती है या प्राप्त होती है। हवा में मौजूद जलवाष्प को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। इसको देख सकते हैं, हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को, किसको? प्रतिशत को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। पूछा जा सकता है सापेक्षिक आर्द्रता किसे कहते हैं? तो दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत, वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, महासागरों के ऊपर सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है वो अधिक होती है महाद्वीपों के तुलना में। एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प उसे पूरित हवा को संतृप्त कहा जाता है। हवा के दिए गए प्रतिदर्श में जिस तापमान पर संतृप्त आ जाती है उसे औष्णांक कहते हैं। उसे औष्णांक कहते हैं। औष्णांक पूछ दिया जाएगा कि औष्णांक क्या होता है? तो हवा के दिए गए प्रतिदर्श में जिस तापमान पर संतृप्त आ जाती है उसे औष्णांक कहते हैं। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और वाष्पीकरण का मुख्य कारण सूर्य ताप है। क्या है? सूर्य ताप। सूर्य ताप को वाष्पीकरण का मुख्य कारण माना जाता है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकरण होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। जलवाष्प का जल की रूप में बदलना संघनन कहलाता है। जलवाष्प के जल के रूप में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है।
इसमें आप लोग देखे होंगे गुप्त ऊष्मा के संदर्भ में आप लोग देखे होंगे कि जब रोटी बनाते हैं और अचानक जब हम लोग उंगली से रोटी को, फूला हुआ रोटी को उठाते हैं और रोटी फट जाता है और वहाँ से जो भाप निकलता है उससे हम लोग अधिक अधिक जलन देता है और अधिक ये तुरंत फोड़ा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है? गुप्त ऊष्मा। जब आर्द्र हवा ठंडा होती है तब उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता जो होता है समाप्त हो जाती है। तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है और जब यह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। होता क्या है बच्चों, आप लोग देखे होंगे कि जब गर्म हवा क्या करता है? जलवाष्प को गर्म हवा जलवाष्प को बनाने में अधिक मदद करते हैं। जब हवा से गर्मी खत्म हो जाता है तो वो समाप्त हो जाता है, जलवाष्प उसमें नहीं होगा। उसी के संदर्भ में बताया गया है। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कण, किसमें? स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है। तब इन कणों के छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्र कहा जाता है। संघनन केंद्र कहा जाता है। क्या होता है कि हवा में छोटे छोटे कण होते हैं, इस प्रकार से कण होते हैं और वो जब आपस की ओर संघनन होने लगते हैं तो उसे संघनन केंद्र कहते हैं। आपस की ओर आने लगते हैं, एक केंद्र की ओर आने लगते हैं तो संघनन केंद्र कहलाता है। खासकर धूल, धुआं तथा महासागरों के नमक के कणों अच्छे केंद्रक के उदाहरण होते हैं, क्योंकि वह पानी को अवशोषित करते हैं। संघनन हवा के आयतन, ताप तथा दाब तथा आर्द्रता से प्रभावित होता है। संघनन जो होता है किस किस से प्रभावित होता है? ताप, आर्द्रता और दाब से प्रभावित होता है। संघनन के बाद, किसके बाद? संघनन के बाद वायुमंडल में जलवाष्प, आर्द्रता निम्नलिखित रूप में परिवर्तित हो जाती है और कोहरा और तुषार और बादल के रूप में बदल जाता है। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित ना होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर या घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतह पर पानी की बूंद के रूप में जमा हो जाती है, तब ओस के नाम से जाना जाता है उसे। होता क्या है कि आप लोग देखे होंगे कि सुबह सुबह जब उठते हैं तो देखते होंगे कि पत्तों पर या झाड़ियों पर या जब सुबह सुबह घास पर आप चलिएगा तो पैर भीग जाता है, तो वो पानी की बूंद होते हैं, जो ओस, जिसको हम लोग ओस कहते हैं। इनके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं जो है वो साफ प्रकाश, शांत हवा और कुछ सापेक्षिक आर्द्रता, ठंडी और लंबी रातें ओस बनने के लिए आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। ओसांक जो है जमाव बिंदु से ऊपर हो, तभी जाकर के ओस का निर्माण होता है। तुषार जो है बच्चों ठंडी सतहों पर बनता है। कहाँ बनता है? ठंडी सतहों पर बनता है,
जब संघनन तापक्रम के जमाव बिंदु से 0 डिग्री चले जाने पर होता है, अर्थात ओसांक को शांत जमाव बिंदु पर या उसके नीचे होता है। अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की वजह से छोटे छोटे बर्फ की रवों के रूप में जमा होती है। उजले तुषार के बनने से की सबसे उपयुक्त अवस्था ओस के बनने की अवस्थाओं के समान है। केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होना चाहिए। बतला रहा है कि ओसांक कैसे बनता है उसके संबंध में। जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प भरी हुई वायु संघित नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तब कोहरा एवं कुहासे का निर्माण होता है। और ये कहाँ होता है? नगरीय और औद्योगिक क्षेत्र में। नगरों और औद्योगिक क्षेत्र में होते हैं धुएं की अधिकता के कारण। कोहरा बच्चों, यहाँ टाइपिंग में गलती हुआ है। यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा? कोहरा तथा धुएं का सम्मिलित रूप को धूम कोहरा कहा जाता है। यहाँ भी थोड़ा गलती हुआ है। यहाँ पे मुहासे नहीं होगा, कुहासे होगा। कुहासे और कोहरे में केवल इतना अंतर होता है, कुहासे में कोहरे की अपेक्षा अधिक नमी होती है। और कुहासा कहाँ बनता है? पहाड़ों पर अधिक बनता है। और जबकि कोहरा महानगर में या धुएं वाले क्षेत्र में बनता है। अब हम लोग देखेंगे बादल के प्रकार क्या हैं, बादल किसे कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। बादल जलवाष्प के संघनन होने के कारण बनता है। बादल किसके कारण बनता है? जलवाष्प के संघनन। मान लिया जाए कि ये जलवाष्प है, इसका यदि संघनन होने लगे, इस प्रकार से संघनन होने लगे, तब जाकर के बादल का निर्माण होता है। इसकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर इसको मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला है पछाव मेघ। पछाव मेघ यह 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। यह पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं और यह हमेशा सफ़ेद रंग की होती है। अब देखते हैं दूसरा प्रकार के मेघ जो है कपासी मेघ। यह 4,000 से 7,000 मीटर ऊंचाई पर बनते हैं और यह छितरे तथा इधर उधर बिखरे हुए दिखाई देते हैं और यह चपटी आधार के होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अस्तरी मेघ। यह परतदार बादल होते हैं। यह यहाँ होगा परतदार।
क्या होगा? यहाँ होगा परतदार। सॉरी गाइज। परतदार परतदार बादल होते हैं जो आकाश के बहुत बड़े भाग में फैले होते हैं। अब हम लोग देखेंगे वर्षा मेघ। वर्षा के काले या गहरे स्टील, ये जो है ये वर्षा, ये मेघ जो है काले और गहरे स्टील रंग के होते हैं। यह मध्य स्तरों और पृथ्वी के साथ काफ़ी नज़दीक होती हैं। साथ होगा, काफ़ी नज़दीक होते हैं। सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। इसमें क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें होते हैं बिल्कुल इस पार से उस पार नहीं जा पाता है, इसको रोक देता है। जब आसमान में इस प्रकार का मेघ छा जाता है तो सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे वर्षण। वर्षण के प्रकार और इसका वर्षण किसे कहा जाता है। तो जलवाष्प के संघनन के बाद, जलवाष्प से संघनन के बाद नमी, यहाँ होगा नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। जब 0 डिग्री से कम होता है तब वर्षण हिमतूलों के रूप में होता है, जिसे हिमपात कहते हैं। 0 डिग्री से कम जब होता है तो ये हिमतूलों के रूप में गिरता है, जिसे हिमपात कहते हैं। कभी कभी वर्षा के बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ़ के छोटे छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं, जिसे औला पत्थर कहा जाता है। वर्षा के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को मुख्य रूप से 3 वर्गों में या 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है संवहनीय वर्षा। कौन सी वर्षा? संवहनीय वर्षा। दूसरा पर्वतीय वर्षा। तीसरा चक्रवातीय वर्षा या फर्टल वर्षा। ये फर्टल वर्षा है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या तो कभी पूछ दिया जाए कि फर्टल वर्षा क्या होता है इसके जगह पे, तो प्रश्न थोड़ा जटिल बन जाएगा। संसार में वर्षा के वितरण। विश्व के स्थलीय भागों के तुलना में महासागरीय भागों के ऊपर वर्षा अधिक होती है, क्योंकि पानी के स्रोत अधिक होते हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में वाष्पीकरण लगातार होते रहती है, और जिस प्रदेश में अधिक वाष्पीकरण होगा वहाँ पर वर्षा भी अधिक होगी। विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिम की तरफ यह घटते जाती है। लेकिन विषुवत वृत्त से 45 से 65 डिग्री के उत्तर एवं दक्षिण पछुआ पवनों के कारण पछुआ पवन के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर वर्षा होती है।
कहाँ? महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर वर्षा होती है तथा पूर्व की ओर घटते जाती है, पूर्व की ओर घटते जाती है। ये डिग्री जो है इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि विषुवत से 45 से 65 डिग्री के बीच में कौन सी पवनों के कारण वर्षा होती है और महाद्वीप के पश्चिम किनारों से पूर्वी तरफ घटते क्यों जाती है। अब हम लोग देखेंगे पुस्तक में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसके बारे में। बोला गया है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन है? तो होगा उत्तर जलवाष्प। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल यहाँ थोड़ा टाइपिंग में गलती हुआ है, यहाँ जल द्रव्य से गैस में बदल जाता है, तो इसका उत्तर होगा वाष्पीकरण। द्रव्य से गैस में बदल जाता है। अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? तो वो होगा संतृप्त हवा। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा होगा? तो वो होगा पछाव। इसमें दिया गया है वर्षा मेघ, स्तरीय एवं कपासी, तो उत्तर होगा पछाव। हम 3 ऑप्शन हटा दिए हैं और जो उत्तर है उसी को लिखने का प्रयास किए हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो इस चैनल में जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।